हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ डाइट के बारे में, मतलब डाइट के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और ये कितने प्रकार थे, हम लोगों ने इसके पहले स्टार्टिंग में 5 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से थे? एक क्या था कि सरल आहार था, जिसको बोलते हैं सामान्य डाइट बोलते हैं। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सामान्य पढ़ा था। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, अर्धठोस देखा कि अर्धठोस क्या होता है। और उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, तीसरे नंबर पे द्रव्य आहार देखा था। क्या देखा था? द्रव्य आहार। और चौथे नंबर पे क्या देखा था हम लोगों ने कि पूर्ण द्रव्य आहार, पूर्ण द्रव्य आहार। और उसके बाद 5वें नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था कि सौम्य आहार। हम लोगों ने इतने डाइट के बारे में देखे थे। सामान्य आहार जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और जिसकी पाचन में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत ना हो, क्या होता है कि पाचन में दिक्कत ना हो और वो क्या होते हैं, कोई भी चीज़ मतलब चबा के खा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रोगी को, ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सामान्य डाइट होती है। और अर्धठोस होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और जैसे कि दाल चावल को थोड़ा बहुत मसल के दे दिया जाए और क्या पतली खिचड़ी दे दी जाए, तो ये क्या है, ये अर्धठोस में आ गया। और ये क्या है कि जैसे ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, ऐसा आहार होता है। और द्रव्य आहार और पूर्ण द्रव्य आहार में क्या अंतर था कि मतलब कोई भी डाइट ऐसी है जो आर पार से दिखती हो, जैसे कि कोई भी लिक्विड पदार्थ ऐसा है कि जो आर पार से मतलब इधर से देखने पर उधर सामने का दिखे, तो ऐसे आहार को क्या बोलते हैं, पूर्ण द्रव्य आहार बोलते हैं। और जिसमें आप नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, द्रव्य आहार कहलाएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, नारियल पानी। क्या देखा था? नारियल पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, और क्या हो गया, वे वाटर हो गया, जौ का पानी हो गया। ये सब चीज़ें किस में आ गई, पूर्ण द्रव्य में आ गई। और इसमें क्या हो गया, जैसे मिल्क हो गया, कस्टर्ड हो गया, ये सब किस में आ गया कि द्रव्य आहार में। तो ये क्या है, ये सब हम लोगों ने इतने आहार के बारे में देखे थे। और हमने क्या देखा था कि आहार के और कई प्रकार देखे थे, जिसमें सरल चिकित्सा आहार देखा था। और हम लोगों ने जिसमें क्या था कि ऐसा आहार जो किसी भी रोगी को दिया जाए, जैसे चबाने निगलने में उसके दिक्कत नहीं होती है। ये क्या होता है, ये हॉस्पिटल में तैयार की हुई डाइट होती है। मतलब चिकित्सक के परामर्श के आधार पर चिकित्सक मतलब इसको देने के लिए बताते हैं कि इस तरीके के आहार को दिया जाए, तो वो क्या होता है, सरल चिकित्सा आहार होता है। चिकित्सक आहार में देखिए, जो भी व्यक्ति होते हैं मतलब पेशेंट जो होते हैं वो कई तरीके के पेशेंट होते हैं। उनको अलग अलग प्रकार के रोग हैं और अलग अलग तरह के आहार भी होते हैं। किसी को क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा की ज़रूरत होती है, किसी व्यक्ति को प्रोटीन कम की ज़रूरत होती है, किसी को हाई सोडियम की आवश्यकता होती है, किसी को लो सोडियम की आवश्यकता होती है, किसी को ग्लूटेन से दिक्कत होती है, तो किसी को क्या होता है कि पोटेशियम से दिक्कत होती है। मतलब कई प्रकार के आहार होते हैं। तो क्या होता है कि जो आहार प्लान करते हैं, जो आहार देते हैं, जो मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं, वो ये देखते हैं कि इससे सामने वाले मतलब व्यक्ति को कौन सा आहार दिया जाए। ये चीज़ समझ के उसके बाद आहार को ये दिया जाता है। तो ये क्या हो गया कि सरल चिकित्सा आहार। उसके बाद हम लोगों ने क्या, सॉफ्ट डाइट, ब्लेंड डाइट, कई प्रकार के और भी आहार देखे। और क्या हमने देखा था, प्रतिबंधित अवशेष डाइट, जिसमें क्या होता है कि फाइबर की मात्रा को कम कर दिया जाता है। फाइबर की मात्रा को प्रतिबंधित अवशेष डाइट में किसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है, प्रतिबंधित अवशेष डाइट। इसमें किसकी मात्रा को कम करते हैं, फाइबर की मात्रा को कम करते हैं। फाइबर की मात्रा को कम कर दिया जाता है प्रतिबंधित अवशेष डाइट में। और क्या था, एक हिप्पोक्रेटस डाइट था। क्या था, हिप्पोक्रेटस डाइट। इसमें क्या था, ऐसा आहार जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। क्या होता है कि ये मतलब प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं उसको डायरेक्ट ले लिया जाता है, और क्या उसको पकाया नहीं जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि हिप्पोक्रेटस डाइट बोलते हैं, कि जैसे
ताज़े फल हो गए, और क्या हो गए, मेवे हो गए, और क्या अंकुरित अनाज हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हिप्पोक्रेटस डाइट के अंतर्गत आता है। अब पूरा पाषाण आहार, ये देखिए पूरा पाषाण आहार, इसे और किस नाम से हम लोगों ने देखा था कि ये केवमैन डाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, केवमैन डाइट, और क्या कहते हैं इसे, हंटर गेदर डाइट, हंटर गेदर डाइट। तो हमने इसके बारे में भी देखा था। इसमें क्या होता है कि इस डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। क्या करेंगे, प्रोटीन फाइबर की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो हमने क्या देखा, प्रतिबंधित अवशेष डाइट में फाइबर की मात्रा को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। और हिप्पोक्रेटस डाइट में क्या है कि जो वनस्पति जगत से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको उसी रूप में ग्रहण किया जाता है। पूरा पाषाण आहार में इसको किस नाम से जानते हैं, केवमैन डाइट, हंटर गेदर डाइट के। और क्या होता है कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। और हमने क्या देखा था, वेजिटेरियन डाइट, जिसे क्या बोलते हैं, तटस्थ आहार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वानस्पतिक जगत की जितनी भी चीज़ें होती है उसमें इस आहार में सब कुछ शामिल होता है। और इसमें क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है और शहद वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। ये शाकाहारी डाइट के अंतर्गत आता है। और क्या कि हमने क्या देखा था, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी डाइट हो गया। और हमने क्या देखा था, वेगन डाइट, वेगन डाइट के बारे में देखा था और इसके लोगों के बारे में भी देखा था ना। वेगन डाइट में क्या था कि इसमें ऐसा आहार होता है कि जिसमें जो होती हैं कि जो भी वानस्पतिक जगत की चीज़ें होती हैं, और क्या होगा कि इसमें जो है सारी वानस्पतिक जगत की चीज़ें आहार में ली जाती हैं। सिर्फ क्या नहीं लिया जाता है, इसमें कोई भी प्राणिज जगत से जो हम लोगों को मिलती है वो ऐसा आहार नहीं लिया जाता है। जैसे कि यहाँ तक कि इसमें शहद भी नहीं लिया जाएगा। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो दूध से बने होते हैं उनको भी आहार में नहीं लिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेगन डाइट बोलते हैं। ये देखिए आजकल इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें होती हैं कि उनके मन में नैतिकता आ जाती है कि नहीं, हम कोई भी जंतु से प्राप्त होती है उनसे वो ऐसा आहार नहीं लेंगे, क्योंकि वो और क्या मीट वगैरह जो होती है किसी भी जंतु को मार कर जो हमको आहार मिलेगा तो वो आहार हम नहीं लेंगे। तो ये क्या है कि ऐसा डाइट है, ऐसा आहार है जो भी वानस्पतिक जगत की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आहार में लिया जाता है। इसमें कोई भी जैसे शहद हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, अंडा हो गया, ये सब चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती हैं। ये वेगन डाइट हो गया। और क्या हम लोगों ने देखा था, ग्लूटेन मुक्त आहार। ग्लूटेन मुक्त आहार में हमने क्या देखा था कि किसमें, ग्लूटेन मुक्त आहार में सीलिएक बीमारी एक होती है जो कि किससे संबंधित होती है, सीलिएक बीमारी किससे संबंधित होती है, ये पाचन संबंधी रोग होता है सीलिएक बीमारी। उसमें क्या होता है, ग्लूटेन नहीं दिया जाता है। तो ग्लूटेन आहार होते हैं, ग्लूटेन मुक्त आहार, ये ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसको क्या होती है कि सीलिएक बीमारी होती है। ये सीलिएक बीमारी क्या होती है, ये पाचन से संबंधित बीमारी है। और इसमें क्या होता है, ग्लूटेन को नहीं दिया जाता है। और ग्लूटेन किस में पाया जाता है, ये गेहूँ में, यानी जो भी गेहूँ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, उनको उस पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन पाया जाता है और उससे उसके पाचन में दिक्कत होती है। तो इसीलिए उसे ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है। और हमने क्या देखा था कि ग्लूटेन मुक्त आहार, ग्लूटेन मुक्त आहार। और हमने क्या देखा था, सोडियम रिच डाइट। क्या देखा था कि पहले देखा हमने कैल्शियम रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट। इसके बारे में हमने क्या देखा था, कैल्शियम रिच, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना। ऐसे
मतलब ऐसे व्यक्ति को कैल्शियम की मात्रा बढ़ा कर दी जाती है, जिसके दांतों में समस्या होती है, जिसके हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में दिक्कतें आती हैं, उसको क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर, उसके आहार में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर उसको दिया जाता है, जिससे उसकी जो कमी है वो पूरी हो सके। तो ऐसे व्यक्ति को कैल्शियम रिच डाइट देते हैं। और आहार में क्या करते हैं, जैसे कि तिल और डेयरी प्रोडक्ट, ये सबको बढ़ा देते हैं। तिल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इन सबको बढ़ा देंगे। और हमने क्या देखा था कल हमने क्या पढ़ा था, आयरन रिच डाइट के बारे में। अब ये आयरन रिच डाइट जो होती है, इसके बारे में हमने क्या देखा था कि जिस व्यक्ति को ब्लड की कमी होगी, खून की कमी होगी, जिस व्यक्ति में खून की कमी होगी, उनके आहार में क्या करेंगे, आयरन की मात्रा को बढ़ा देंगे। ये आयरन रिच डाइट हो गया। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या, प्रोटीन प्रतिबंधित आहार। प्रोटीन जो है यह ऐसा आहार होता है जिसमें प्रोटीन को कम कर दिया जाता है। किडनी पेशेंट को ये क्या किया जाता है, जो भी किडनी पेशेंट होते हैं उनको यह आहार नहीं दिया जाता है। अब आज जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे भूमध्य आहार। भूमध्य आहार। अब ये भूमध्य आहार क्या होता है, इसमें वानस्पतिक चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। इसमें वानस्पतिक चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि क्या उसमें बढ़ा देंगे, आहार में अनाज को बढ़ा देंगे, और क्या, फल को, और क्या बढ़ा देंगे, सब्जी। ये सब को क्या है, उनके आहार में इन सब की मात्रा को बढ़ा देंगे कि यह आहार जो है ये 70% क्या करता है कि भूमध्य आहार, यह आहार 70% तक दिल के दौरे इसको 80% भी कर सकते हैं कि यह आहार जो होता है ये 70% तक दिल के दौरे को कम करता है, तो मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो नॉनवेज होते हैं उनमें मतलब हार्ट की दिक्कत होने की 80% चांस जो होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, किसके अपेक्षा, वेजिटेरियन के अपेक्षा। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें क्या होता है कि कितने 80% ज़्यादा मतलब चांस होते हैं वेजिटेरियन की अपेक्षा हार्ट की दिक्कत होने की। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इसमें वानस्पतिक चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, और अनाज, फल, सब्जी, यह आहार जो होता है 70% तक दिल के दौरे को कम करता है। और आगे देखते हैं कि और एक चीज़ बताइए कि हृदय के लिए कौन सी वसा अच्छी होती है। हृदय के लिए, हार्ट के लिए कौन सी वसा अच्छी होती है, तो कौन सी वसा अच्छी होती है, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होती है ये हार्ट के लिए अच्छी होती है। आगे देखते हैं, ये कौन सी डाइट हो गई, भूमध्य आहार। अब देखते हैं विषहरण आहार। विषहरण आहार, डिटॉक्सिफिकेशन डाइट। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन डाइट क्या होती है कि ये क्या होती है कि लीवर हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। लीवर जो होता है ये लीवर बॉडी को डिटॉक्स, ये क्या करता है कि लीवर हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। यह हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को ये क्या करता है, ख़त्म करता है। तो लीवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और क्या करता है कि टॉक्सिक एलिमेंट को ख़त्म करता है। इससे जो होते हैं शरीर के अंदर, इससे शरीर के
अंदर क्या होते हैं, शरीर के अंदर जो होते हैं ये डिटॉक्स होते हैं। डिटॉक्स की प्रक्रिया होती है। इस आहार में क्या होता है कि फल, इस आहार में फल सब्जियां, पानी, और क्या होता है कि कच्चे फल सब्जियों को, जो भी कच्चे फल होते हैं, मतलब जो फल होते हैं कच्ची सब्जियों को, सब्जियां हो गई, इनको आहार में बढ़ा दिया जाता है। किसमें? डिटॉक्सिफिकेशन डाइट में। तो इसमें डिटॉक्सिफिकेशन डाइट यानी विषहरण डाइट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि लीवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इससे शरीर के अंदर जो डिटॉक्स की प्रक्रिया होती है, इस आहार में फल सब्जियां और पानी, कच्ची सब्जियां जो होती हैं, इन सबको आहार में बढ़ा देते हैं या आहार में शामिल करते हैं। आगे देखते हैं एटकिंस डाइट। क्या होता है एटकिंस डाइट? एटकिंस डाइट, इस डाइट के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट एटकिंस ने बताया था। यह आहार के बारे में रॉबर्ट एटकिंस ने बताया। और वो भी कब बताया? 1960 में। कब? 1960 में बताया। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा, और क्या करेंगे, प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा कर देंगे और कैलोरी की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैलोरी की मात्रा को कम कर देते हैं। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के लिए डाइट प्लान की जाती है तो उसको मतलब उसकी हर परिस्थिति को पहले जाना जाता है कि मतलब वो कहीं वो जो जिस व्यक्ति के लिए डाइट प्लान किया जा रहा है वह कहीं कोई ऑफिस में तो वर्क नहीं कर रहा, या कोई उसका कार्य कैसा है, उसका मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा है, मानसिक वर्क बहुत ज़्यादा है, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, और वह किस टाइम मतलब अगर हम मान लीजिए वह कैसा है, अगर हम बहुत लिख दें कि डाइट में वो अपने आहार में क्या ले, बहुत ज़्यादा पनीर ले और भी कई भी महंगी चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह के बारे में हम लिख दें कि हाँ उसको डाइट में ये सब चीज़ें लेनी है, तो क्या वो व्यक्ति अगर मतलब बहुत पैसे वाला ना हो और अगर उसको डाइट में लेनी है तो क्या वो उस तरीके से ले पाएगा? नहीं। तो मतलब उसके आहार के बारे में, उसके डाइट प्लान करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अगर वो पनीर नहीं ले सकता है तो उसके उसमें कुछ दूसरा आहार दे दिया जाए। अगर वो कार्बोहाइड्रेट में मतलब अगर बहुत महंगे फल हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, अगर वो फल नहीं ले पा रहा है, सेब बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, तो उस तरीके की सब्जी कुछ इस तरीके से मतलब उसमें इंक्लूड कर दिया जाए कि मतलब वो जो है अगर बहुत महंगी चीज़ें ना खा पाए तो बहुत सामान ऐसे होते हैं, बहुत से आहार ऐसे होते हैं कि जिसको जो सस्ते भी होते हैं और हमारी आवश्यकता को वो पूरा भी करते हैं। और क्या कि डाइट मतलब प्लान करते समय ये भी देखना चाहिए कि मतलब उसके अब हम मतलब अगर आप मान लीजिए कि गर्मी के सीजन में आप ऐसे आहार को लिख दे रहे हैं, ऐसे भी कोई सब्जियां लिख दे रहे हैं जो ठंडक के मौसम में हो, उसमें क्या किया जाए कि मटर लिख दिया जाए, तो क्या उस टाइम वो चीज़ें मिल पाएंगी? मतलब उसके आहार प्लान करते समय, डाइट को देखते समय, बनाते समय ये देखना होगा कि वो मौसम के अनुसार हो, जो भी मतलब मौसम में मिल जाए उसको, और क्या हो कि उसकी
उसकी जो आर्थिक स्थिति को भी देखनी चाहिए कि वो उस चीज़ को आराम से ले सके। उसके कार्यशैली को भी, कार्य को भी देखना चाहिए, वो किस तरीके का कार्य कर रहा है, वह किस टाइम फ्री है कि हम इस टाइम अगर उसकी डाइट को लिख रहे हैं, उसमें इस टाइम खाने को लिख रहे हैं, तो वह उस टाइम अपने आहार को ले सके। मतलब इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, देख के उसके लिए क्या होती है कि उसके लिए आहार के लिए क्या होती है कि उसके आहार के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए या उसकी डाइट प्लान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया मतलब। और देखिए यहाँ पर है ना कि इसमें प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा और कैलोरी की मात्रा को क्या करेंगे, कम कर देंगे। मतलब कभी ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे कि किसी चीज़ को, अगर आप देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो अगर आप कोई डायबिटीज़ पेशेंट का उसको आहार के लिए आप बता रहे हैं, तो क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो भी मीठे फल होते हैं उनको, जो भी मीठी चीज़ें हैं उनको मना कर देंगे। आप क्या कहेंगे कि आप आहार में सेब लीजिए, अमरूद लीजिए ना, यही तो खाने के लिए कहेंगे। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो आहार में शुगर वगैरह ना ले। तो मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर वो किस तरीके का पेशेंट है, वह किस स्थान पर रहता है, काफ़ी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को देख कर वह किस चीज़ों को ले सकता है, तब उसके बाद वो आहार प्लान करना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि एटकिंस डाइट के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं, कैलोरी की मात्रा को क्या करेंगे, कम कर देते हैं। और ये डाइट जो होती है वेट लॉस करने, ये डाइट वेट लॉस करने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। अब देखते हैं मैक्रोबायोटिक डाइट। ये क्या होता है, मैक्रोबायोटिक डाइट। मैक्रोबायोटिक इस डाइट के बारे में देखते हैं। ये मैक्रोबायोटिक डाइट होता क्या है। ये डाइट, इस डाइट को किसने, जॉर्ज, इस आहार को किसने, जॉर्ज ओहसावा, इस आहार को जॉर्ज ओहसावा ने बताया। इस आहार को जॉर्ज ओहसावा ने बताया। इन्होंने ऐसी डाइट को, इन्होंने ऐसी डाइट को लाया जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं कि इन्होंने ऐसी डाइट को बताया जो हमारे इम्यून क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गए, मैक्रोबायोटिक डाइट। इस आहार को किसने, जॉर्ज ओहसावा ने बताया। और ये डाइट जो होती हैं ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया कि ये हमारे इम्यून क्षमता को बढ़ाएंगे। ये क्या करते हैं, जैसे कि इसमें कौन से आहार हो गए, जैसे ब्राउन राइस हो गया है, इसमें क्या होगा, ब्राउन राइस और टोफू। ब्राउन राइस हो गया, टोफू हो गया। ये क्या है, टोफू क्या होता है, ये टोफू जो है ये क्या है, ऐसा पनीर है जो सोयाबीन से प्राप्त होता है, यानी सोयाबीन का पनीर होता है, सोयाबीन का पनीर। तो ये किससे, ये जो होता है टोफू, ये पनीर है, किससे बना होता है, सोयाबीन से बना होता है। तो आहार में क्या उसके देंगे, ब्राउन राइस को, टोफू को और किसको, ब्रोकली को। ब्रोकली हो गया और क्या हो गया, केला, समुद्री खाद्य पदार्थ,
समुद्री खाद्य पदार्थ, बाजरा, ये सब क्या करेंगे, ये सब आहार में शामिल करेंगे। किसमें, मैक्रोबायोटिक डाइट में। इस आहार को, मैक्रोबायोटिक डाइट को किसने लाया था, जॉर्ज ओहसावा ने लाया था। किसने लाया था, जॉर्ज ओहसावा ने। इन्होंने ऐसी डाइट को ये इसलिए लाया क्योंकि ये क्या करता है, ये डाइट जो होती है ये हमारे इम्यून क्षमता को ये बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ठीक करते हैं, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। जिसमें क्या हो गया, ब्राउन राइस हो गया, टोफू हो गया, केला हो गया, समुद्री खाद्य पदार्थ हो गए, ब्रोकली हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और क्या होता है कि अब देखते हैं इसमें हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट, अब ये डाइट क्या होता है, ये जो होता है ये बुखार में और क्या होता है, संक्रमण में ये डाइट दी जाती है। कौन सी, हाई प्रोटीन डाइट कब, बुखार में दी जाएगी, संक्रमण में दी जाएगी। जिस व्यक्ति की मतलब जो भी बच्चे होंगे जो वृद्धि की एज उम्र में होंगे, कि जिनका जो है वृद्धि और विकास के लिए ये प्रोटीन बहुत अच्छा होता है वृद्धि के लिए ना, तो जो वृद्धि की उम्र में होंगे उनको ये डाइट दी जाएगी, मतलब उनको हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी। तो इसमें लिखते हैं कि ऐसा आहार जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रोटीन को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा आहार जिसमें क्या करेंगे, प्रोटीन की मात्रा को, ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें। यह आहार किसको, गर्भवती महिला, क्योंकि देखिए गर्भवती महिला को भी एक मतलब धात्री महिला हो गई, गर्भवती महिला हो गई, जो वृद्धि के उम्र में बच्चे होते हैं जिनकी वृद्धि अनिवार्य है, इन सबको क्या है, इन सबको प्रोटीन जो होता है वो बहुत मतलब वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। किसको, गर्भवती महिला को, धात्री महिला, और किसको, और ऐसा बच्चा जो वृद्धि करने वाला हो। उनको दिया जाता है। और किस कंडीशन में देंगे, ऑपरेशन की स्थिति में। कब, ऑपरेशन की स्थिति में देंगे। और कब, कि जलने पर देंगे, जलने पर, ऑपरेशन की स्थिति में, जलने पर, बुखार में, संक्रमण में, क्योंकि क्या है कि ये संक्रमण में दिया जाएगा, मतलब कितने, ऑपरेशन की स्थिति में, जलने में, बुखार में, संक्रमण में। ये हाई प्रोटीन डाइट क्या होता है कि जिसमें आहार में क्या करेंगे, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। और ये प्रोटीन जो है कि इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं ये गर्भवती महिला और धात्री महिला, और जो बच्चे जो होते हैं वृद्धि की उम्र में होते हैं कि उनकी वृद्धि उस टाइम हो रही होती है, तो क्या उनको क्या होता है कि ये हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। आगे देखते हैं कि सोडियम प्रतिबंधित डाइट। सोडियम प्रतिबंधित डाइट, सोडियम प्रतिबंधित डाइट। ये सोडियम प्रतिबंधित डाइट क्या होता है कि यह जो होता है इसमें सोडियम को बैन कर दिया जाता है, मतलब सोडियम नहीं दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है, सोडियम प्रतिबंधित डाइट, हृदय, लीवर, किडनी में, हृदय रोग में, और किसमें, लीवर के रोगी, और किसमें, किडनी के रोगी। ये क्या होते हैं कि इनमें को सोडियम
नहीं दिया जाता है। और इसमें क्या करेंगे, नमक और क्या, समुद्री खाद्य पदार्थ, इन सबको नहीं देंगे। किसको, नमक को, समुद्री खाद्य पदार्थ को, इन सबको नहीं देंगे। और क्या होगा कि जंक फूड वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। किसको, नमक को, समुद्री खाद्य पदार्थ को, जंक फूड को, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी। किसको, सोडियम प्रतिबंधित डाइट में और ये किसके लिए होता है, ये हृदय रोग के लिए होता है और लीवर के रोगी के लिए होता है, किडनी पेशेंट के लिए होता है। नमक में देखिए, नमक में भी सोडियम होता है, जो भी समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी सोडियम पाया जाता है। तो ऐसे रोगी को, ऐसे पेशेंट को क्या हो, ऐसे पेशेंट के लिए क्या होता है कि सोडियम बैन कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जंक फूड और फास्ट फूड में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं, मतलब अच्छा क्या, दोनों में कौन ठीक होता है, जंक फूड और किसमें, फास्ट फूड में। जंक फूड और फास्ट फूड में अगर कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, इसमें कौन सी अच्छी होगी कौन सी नहीं, मतलब दोनों में कौन सा ठीक है। तो कौन सी ठीक है कि जंक फूड जो होता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये किससे, ये जंक फूड से ठीक होता है। किससे, फास्ट फूड जो होता है, फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन हो गया, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हो गई, ये किससे, ये जंक फूड से ठीक होती हैं, मतलब जंक फूड से अच्छा होता है। कौन, फास्ट फूड। अब और आगे देखते हैं, फैट प्रतिबंधित डाइट। फैट प्रतिबंधित डाइट। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखी, मतलब इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो रोग के बारे में पढ़ रहे थे, लीवर से संबंधित देखा, किडनी से संबंधित देखा और किसके, और हृदय से संबंधित देखा, और क्या देखा, डायबिटीज़ के बारे में देखा। मतलब सब में क्या है, सबकी मात्रा, किसी न किसी चीज़ की मात्रा बढ़ रही थी जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। और फैट जो है ये क्या है, किस रोगी को नहीं देते हैं, जो देखिए फैटी लीवर होते हैं, किनको, फैटी लीवर, फैटी लीवर, और किनको, हाई बीपी। फैटी लीवर को, हाई बीपी को पाचन संबंधी दिक्कत होने में, पाचन संबंधी दिक्कत होने में, फैटी लीवर को, और कब, हाई बीपी में, पाचन संबंधी दिक्कत में, हृदय रोग में, और कब कि मोटापे में। क्या करेंगे कि फैट जो है ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है, फैट को बिल्कुल नहीं देते हैं। कब कि जब फैटी लीवर हो, हाई बीपी हो, पाचन संबंधी दिक्कत हो हृदय में और मोटापा में, इन सब में क्या करेंगे, फैट को नहीं देंगे। और आगे देखते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए डाइट। पेप्टिक अल्सर के लिए आहार। अब पेप्टिक अल्सर के लिए आहार में क्या करेंगे कि इसमें कई प्रकार के आहार दिए जाते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। इसमें कौन कौन से आहार कि सिप्पी आहार दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, लेन हर्ट्ज डाइट दिया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में कौन कौन से, इसमें कई प्रकार के आहार दिए जाते हैं, जिसमें क्या हो गया, सिप्पी डाइट हो गया, और लेन हर्ट्ज डाइट हो गया, और क्या हो गया कि एंडरसन डाइट हो गया। कई प्रकार के इसमें आहार दिए जाते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं। पहला क्या है, सिप्पी डाइट। क्या हो गया, सिप्पी डाइट। अब ये सिप्पी डाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह जो है, इसमें
क्या करेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाएगा। किसको? पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? क्रीम और दूध की मात्रा को एक निश्चित अंतराल पे और एक निश्चित अनुपात में इसको दिया जाएगा। किसको? पेप्टिक अल्सर के रोगी को एक निश्चित अनुपात में निश्चित अंतराल पर इसको दिया जाएगा। किन किन चीज़ों को? क्रीम को और दूध को। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिप्पी डाइट में क्या हो गया कि इसमें ये जो है ये एक ऐसी डाइट है, ऐसी डाइट है जो किसको? पेप्टिक अल्सर ये एक ऐसी डाइट है जो किसको? जो पेप्टिक अल्सर के लिए दी जाती है, के रोगी के लिए होती है। तो इसमें किस चीज़ की मात्रा को इसमें किस चीज़ को बढ़ाया जाएगा, किस चीज़ को दिया जाएगा? क्या होगा कि इसमें एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे कि क्रीम और दूध को निश्चित अंतराल पर क्रीम और किसको? दूध, मतलब क्रीम में दूध को मिलाकर क्या किया जाएगा? दूध को एक निश्चित अवधि तक दिया जाएगा। एक निश्चित अनुपात में और एक निश्चित अंतराल पर क्रीम और किसको? दूध को निश्चित अवधि के लिए दिया जाएगा। अवधि क्या किया जाएगा कि निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। तो सिप्पी डाइट में क्या करेंगे? यह एक ऐसी डाइट है जिसमें क्रीम दूध को क्या करते हैं? क्रीम और किसको? दूध को एक निश्चित अनुपात में निश्चित अंतराल पर एक निश्चित अवधि के लिए इसको दिया जाएगा। मतलब इसमें ये निश्चित होगा कि इस अनुपात में इतनी मात्रा में इसको देना है। कब तक? कितने? 2-2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, जिस तरीके से 2-2 घंटे के बाद इस तरीके से देना है। और इसको 10 दिन देना है, 1 महीने देना है, 2 महीने देना है। मतलब इसका क्या होता है? अंतराल जो होता है वह निश्चित होता है। तो क्या देंगे सिप्पी डाइट में? सिप्पी डाइट में मेन क्या है? क्रीम और दूध है। एक निश्चित अनुपात में निश्चित अंतराल पर एक निश्चित अवधि के लिए इसको दिया जाएगा। ये क्या हो गया? सिप्पी डाइट हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरी डाइट क्या है। दूसरी डाइट है कि लेन हर्ट्ज डाइट। लेन हर्ट्ज डाइट। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं कि किसको? दूध को और अंडा को, दोनों दूध और अंडा को मिलाकर देते हैं। क्या करते हैं? दूध के साथ क्या करेंगे? इसमें दूध के साथ क्या देंगे? अंडा को दिया जाता है। ये किसके लिए है? ये आहार लेन हर्ट्ज डाइट ये किसके लिए है? सिप्पी डाइट किसके लिए है? ये पेप्टिक अल्सर के लिए है। और सिप्पी डाइट में क्या दिया जा रहा था? दूध और क्रीम को दिया जा रहा था। किसके लिए? एक निश्चित अंतराल पे, निश्चित अवधि के लिए, और निश्चित क्या है कि निश्चित अनुपात में दिया जा रहा था। और लेन हर्ट्ज में दूध और अंडा को दिया जाता है। आगे देखते हैं एंडरसन डाइट। एंडरसन डाइट। अब ये क्या होता है? एंडरसन डाइट में क्या करेंगे? इसमें भी दूध, अंडा, मांस, कीमा ये सब क्या करेंगे? एक साथ मिलाकर इसको भी दिया जाता है। दूध, अंडा, मांस, कीमा। क्या? दूध, अंडा, मांस और क्या? कीमा। दूध, अंडा, मांस, कीमा, इन सबको मिलाकर
इन सब को मिलाकर आहार में क्या कहते हैं कि आहार में दिया जाता है या आहार बनाकर दिया जाता है। तो हमने कितने प्रकार के डाइट देखे, ये देखिए लेन हर्ट्ज डाइट, एंडरसन डाइट, ये दूसरा है और ये तीसरे नंबर पे हो गया। पहला डाइट हमने क्या देखा था, शिप्पी डाइट, शिप्पी, और इसमें क्या दे रहे थे, क्रीम को और दूध को, इसमें क्रीम और दूध को दे रहे थे शिप्पी डाइट में, और लेन हर्ट्ज में दूध अंडा को दिया जा रहा था। एंडरसन डाइट में दूध अंडा मांस कीमा इन सबको मिलाकर क्या दिया जाता है किस व्यक्ति को, कि ये कब दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाता है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं, ये क्या है कि ग्यूलेन ग्रांट डाइट, ग्यूलेन ग्रांट डाइट। ग्यूलेन ग्रांट डाइट में क्या करेंगे कि ये देखिए कि लेन हर्ट्ज डाइट में इसमें दूध और अंडा को दिया जा रहा था, और इसमें जो होता है ये देखिए दूध अंडा मांस कीमा, ये किसमें, सॉरी ये एंडरसन डाइट नहीं है, ये ग्यूलेन ग्रांट डाइट है। क्या है, ग्यूलेन ग्रांट डाइट है, ये दिया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि शिप्पी डाइट में क्रीम और दूध को दिया जा रहा था, और किसको, लेन हर्ट्ज में दूध अंडा को मिलाकर देते हैं, और किसमें, ग्यूलेन ग्रांट डाइट में क्या करेंगे कि इसमें अंडा मांस कीमा और क्या, दूध अंडा मांस कीमा को देते हैं। अब ये देखते हैं क्या कि एंडरसन डाइट, एंडरसन डाइट, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, ये 1927 में इसको किसने, एंडरसन ने प्रतिपादित किया था, किसने, एंडरसन ने प्रतिपादित किया। इसमें क्या करेंगे, दूध के साथ जेलेटिन और ग्लूकोज को मिलाकर दिया जाता है। इसमें दूध के साथ जिलेटिन और क्या मिला के देंगे, दूध के साथ जिलेटिन और क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मिलाकर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार की डाइट हो गई। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की डाइट हो गई, जिसमें एक शिप्पी डाइट हो गई, दूसरा लेन हर्ट्ज डाइट हो गई, तीसरा क्या हो गया, ग्यूलेन ग्रांट डाइट हो गई, और चौथे नंबर पे एंडरसन डाइट। शिप्पी डाइट में क्या कर रहे थे, दूध और क्रीम को दे रहे थे, किसको, पेप्टिक अल्सर के रोगी को दे रहे थे, और एक निश्चित अनुपात में निश्चित अंतराल पर निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था। और क्या, लेन हर्ट्ज डाइट में इसमें दूध और अंडा को दिया जा रहा था, और किसमें कि ग्यूलेन ग्रांट डाइट में दूध अंडा मांस कीमा इन सबको मिलाकर एक आहार बनाकर पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाता है। और एंडरसन डाइट में क्या किया जाता है, इसको किसने प्रतिपादित किया, एक एंडरसन नाम के व्यक्ति हैं। ये एंडरसन क्या है, नाम है, कब, 1927 में इसको प्रतिपादित किया। इसमें दूध के साथ क्या मिलाते हैं, जेलेटिन और ग्लूकोज को मिलाकर दिया जाता है। अब देखते हैं कि हाई बीपी के लिए, किसके लिए, हाई बीपी के लिए कौन सा आहार होता है। हाई बीपी, इसके लिए कौन सा आहार होता है, इसके लिए बोलते हैं डैश डाइट। क्या बोलते हैं, डैश डाइट। डैश डाइट एक हो गया कि इसके लिए हाई बीपी के लिए डैश डाइट देते हैं, और दूसरा क्या है, तो होता है केम्फर्न आहार। केम्फर्न आहार
ये दो प्रकार के आहार हो गए। अब पहला देखते हैं कि डैश क्या होता है। डैश का फुल फॉर्म देखिए, डी से डाइट्री, डी से क्या हो गया, डी से डाइट्री, और ए से क्या हो गया, अप्रोचेस, क्या हो गया, डी से डाइट्री, ए से अप्रोचेस, और क्या हो गया कि डी से डाइट्री हो गया, अप्रोचेस हो गया, टू स्टॉप, एस से क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और एच से क्या हो गया, हाइपरटेंशन। तो डी से डाइट्री, अप्रोचेस, टू स्टॉप, हाइपरटेंशन, ये क्या हो गए, किसके, डैश के फुल फॉर्म हो गए। तो ये किसके लिए है, ये हाई बीपी के, जिसका बीपी जो है मतलब जिसका रक्तचाप जो है वो बढ़ा हुआ है, उसके लिए ये है। कौन सा आहार, डैश डाइट आहार। इसमें क्या करते हैं, ये क्या उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जाता है। ये आहार उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें संतृप्त वसा और नमक, इसमें क्या करेंगे, संतृप्त वसा और नमक को कम कर देते हैं, को कम कर दिया जाता है। यह क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह डाइट जो है हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आहार हृदय के लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। इसमें फल, सब्जी, अनाज, इसमें क्या करेंगे, इसमें किस चीज़ की मात्रा को, फल, सब्जी, अनाज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे कि ये आहार जो होता है उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जाता है। कौन सा आहार, डैश डाइट। जो डैश आहार होता है ये उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जाता है। इसमें संतृप्त वसा और नमक को नहीं दिया जाएगा, संतृप्त वसा और नमक को कम कर दिया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, यह आहार जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को या कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह आहार जो है हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें क्या करेंगे, फल, सब्जी, अनाज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये डैश डाइट हो गया। अब देखते हैं कैम्फर्न आहार। ये कैम्फर्न आहार, ये भी किसके लिए है, ये भी उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इसे राइस डाइट के नाम से भी जानते हैं। इसे राइस डाइट के नाम से जानते हैं और ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए ये आहार होती है। ये उच्च रक्तचाप के रोगियों, ये क्या है, ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए होती है, होती है। और इसे किसने दिया था, वाल्टर किसने, इसे वाल्टर कैम्फर्न ने कब दिया 1939 में, 1939 में इसे दिया था।
कौन सा? कैम्फर्न आहार। ये आहार किसके लिए है? उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए है। इसे राइस डाइट के नाम से जानते हैं और इसे वाल्टर कैम्फर्न वाल्टर कैम्फर्न ने 1939 में दिया। 39 में दिया। और क्या होता है कि इस डाइट में आयरन और विटामिन, इस आहार में, उसमें क्या कर रहे थे? डैश डाइट में संतृप्त वसा और किसको? नमक को नहीं दिया जाता था या कम कर दिया जा रहा था। और कैम्फर्न में क्या करते हैं? आयरन और विटामिन को शामिल किया जाता है। किसको? आयरन विटामिन को शामिल किया जाता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें चावल, फल, सब्जी को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए इसमें चावल को दे रहे हैं क्योंकि इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राइस डाइट के नाम से जानते हैं। तो ये भी ये क्या है? राइस डाइट के नाम से किसको जानते हैं? कैम्फर्न डाइट को या कैम्फर्न आहार को जानते हैं। और डैश डाइट, कैम्फर्न आहार, ये किसके लिए है? हाई बीपी के लिए है। और क्या कि अगर पूछ लिया जाए सिप्पी डाइट किसको दिया जाएगा? सिप्पी डाइट। तो सिप्पी डाइट किसको दिया जाएगा? ये पेप्टिक अल्सर के रोगी को सिप्पी डाइट दिया जाएगा। सिप्पी डाइट में क्या करते हैं? दूध और क्रीम को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में निश्चित अंतराल पर निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है सिप्पी डाइट। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें चावल, और क्या करेंगे? इसमें चावल को और अनाज, फल को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसीलिए इसे राइस डाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चावल को शामिल किया जा रहा है, इसीलिए इसे राइस डाइट कहते हैं। इसमें चीनी भी शामिल होती है। क्या होती है? चीनी भी शामिल होती है। सफ़ेद चावल भी होता है। और ये क्या? ये जो आहार होता है ये वज़न घटाने के लिए, किसके लिए? वज़न घटाने, अगर वज़न घटाने की बात आएगी तो वज़न घटाने के लिए चावल को कम मात्रा में दिया जाएगा, के लिए चावल को कम मात्रा में देंगे। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा आहार है? पूरा ये जो है कैम्फर्न आहार है। इसे किसने दिया था? वाल्टर कैम्फर्न ने दिया था। कब? 1939 में दिया था। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे राइस डाइट के नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा कि जो पेप्टिक अल्सर के रोगी होते हैं उनके लिए कौन सा आहार होता है, और क्या कि जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, जो हृदय रोग के होते हैं, उनके लिए कौन सा आहार होता है। अब देखते हैं फूड मैप आहार। अब ये फूड मैप आहार क्या होता है? इसका जो ये किसके लिए होता है? इसका उद्देश्य क्या है? किसके लिए, मतलब ये आहार किसके लिए तैयार किया गया है? ये चिड़चिड़ेपन, किसके लिए? चिड़चिड़ापन। और किसके लिए? आंत्र सिंड्रोम। किसके लिए होता है? अन्य पाचन विकारों के लक्षणों का प्रबंधन करना
क्या होता है कि लक्षणों का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। मतलब क्या है कि ये चिड़चिड़ेपन के लिए है और आँख से संबंधित जो भी बीमारी होती है और क्या पाचन से संबंधित जो भी बीमारी होती है उनके जो लक्षण होते हैं उनके लिए ये फूड मैप आहार जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। किनके लिए? जिनके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है या उनके आँत से संबंधित कोई दिक्कत है, उनको पाचन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उनके लिए ये आहार तैयार किया जाता है। जब आँत में क्या होती है? जलन और सूजन होती है। जब आँत में क्या होती है? आँत में जलन और सूजन होने लगती है, सूजन होने लगती है, तब यह आहार दी जाती है, आहार दी जाती है। इस आहार में क्या किया जाता है? कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और वो कैसे होते हैं इसको देखिए कि जो फर्मेंट आहार होते हैं, जो फर्मेंट कार्बोज होते हैं, जो फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको इन सबको क्या होते हैं कि प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस तरह क्या होता है कि इस तरह इस आहार में कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट को नहीं दिया जाता है। अब वो कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं? जो फर्मेंटिव कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फर्मेंटिव कार्बोज। और कौन होते हैं कि ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और क्या डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और कौन सा कि मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और कौन सा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ये क्या करते हैं कि ये पाचन संबंधी दिक्कत पैदा करते हैं, तो ये इसीलिए इन आहार को बैन कर दिया जाता है, इन आहार को नहीं दिया जाता है। क्या करते हैं कि जो पाचन संबंधी परेशानी पैदा कर देते हैं। क्या करते हैं? पैदा करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें और क्या नहीं दिया जाएगा? डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं दिया जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं दिया जाएगा। तो ये कैसा आहार हो गया? फूड मैप आहार। जो भी आँत से दिक्कत होती है, आँत से संबंधित दिक्कत होती है, जो भी लीवर से संबंधित, पाचन से संबंधित दिक्कत होती है, पाचन क्रिया से संबंधित दिक्कत होती है, उसमें ये दिया जाता है। जब आँत में क्या होती है? जलन होने लगती है और सूजन होने लगती है। जब आँत में जलन और सूजन होने लगती है तो उसे कौन सा आहार दिया जाता है? फूड मैप आहार दिया जाता है। और उसमें कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट को बैन कर देते हैं, जिसमें ऑलिगोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म? ऑलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और कार्बोज, जो फर्मेंट किए हुए कार्बोज होते हैं, उनको आहार में नहीं दिया जाता है। और क्या? डेयरी प्रोडक्ट को भी हटा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गए? ये फूड मैप आहार हो गए। और क्या देखते हैं कि कम प्यूरिन आहार। ये कम प्यूरिन आहार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कम प्यूरिन आहार, कम प्यूरिन आहार। ये आहार जो होता है, ये प्यूरिन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है। प्यूरिन ये
एक तरह का क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। प्यूरिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। जब बॉडी में इनको कंज्यूम किया जाता है, जब यह शरीर में जाता है, जब में इनको कंज्यूम किया जाता है तो क्या होता है कि जब ये प्यूरिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, जब शरीर में ये जाता है तो क्या बनता है, क्या बनता है कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में होता है और यूरिक एसिड में बदल जाता है। किसमें किसमें कि बॉडी में इनको कंज्यूम किया जाता है तो नाइट्रोजन, अमोनिया, तो नाइट्रोजन और किसमें, नाइट्रोजन में, अमोनिया में और किसमें, यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड बनता है। और जब प्रोटीन का सेवन करते हैं, और जब प्रोटीन का सेवन करते हैं तो जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्या होगा, तो एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा आता है, क्या होगा कि लीवर जो है नाइट्रोजन का, कि लीवर नाइट्रोजन का कन्वर्जन प्यूरिन में करने लगती है। कन्वर्जन किसमें करेगी, प्यूरिन में करने लगती है। करने लगती है। और प्यूरिन होने से क्या होगा, जब प्यूरिन होगा हमारे शरीर में तो इससे कौन सी दिक्कत होगी, इससे गठिया की दिक्कतें होंगी, तो जिससे गठिया होने का चांस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कब जब हम अपने आहार में प्यूरिन को ले रहे होते हैं, और जब ये प्यूरिन क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, और जब हम इसको लेते हैं तो ये किस में बदलता है, ये नाइट्रोजन में बदलता है, अमोनिया में बदलता है, और किस में बदलेगा, नाइट्रोजन में, अमोनिया में और यूरिक एसिड में। और जब ये लीवर में जाता है नाइट्रोजन तो ये किस में, जो नाइट्रोजन जा रहा है तो ये किस में बदलता है, वहाँ से लीवर में जाके ये किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन कहाँ होता है, प्यूरिन में होने लगता है, वो प्यूरिन में करने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं पेलियो आहार। ये क्या था, कम प्यूरिन आहार था। अब देखते हैं कि पेलियो आहार क्या होता है। पेलियो आहार, ये पेलियो आहार क्या होता है, ये आहार उन व्यक्ति के लिए होता है जिनको वेट लॉस करना होता है। यह आहार वेट लॉस करने वाले के लिए होता,
अर्थात इसमें क्या करते हैं, इसमें हेल्दी डाइट का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी बहुत ऑयली चीज़ नहीं लेंगे और जो भी आहार लेंगे वो जिसमें फ्रूट को बढ़ा देंगे और हेल्दी आहार को बढ़ा देते हैं। किसमें, पैलियो आहार में। ये उनके लिए होता है जिनका वज़न जो है वो बढ़ रहा है और वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो इस आहार को अपने मतलब अपने डाइट में इस आहार को अपने जीवन में शामिल करते हैं, जिससे उनका वज़न जो है वो कम हो जाए। क्योंकि वज़न बढ़ने से हजार दिक्कतें बढ़ रही हैं, कई सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कौन सा आहार होता है, पैलियो आहार, और किसके लिए होता है, वेट लॉस करने के लिए होता है ये। और आगे देखते हैं लैक्टोज मुक्त आहार। अब ये लैक्टोज मुक्त आहार क्या होता है? लैक्टोज मुक्त आहार उनके लिए होता है जिसमें लैक्टेज एंजाइम की मात्रा, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम किसमें पाया जाएगा, ये दूध में पाया जाएगा, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे उसमें पाया जाएगा ना, लैक्टेज एंजाइम उसमें पाया जाता है। तो जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा कम होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब क्या होता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट को, जो भी दूध या दूध से बने पदार्थ होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, वो उनको पचा नहीं पाते हैं, जिससे उनको क्या होता है, डायरिया हो सकती है, कोई और क्या होता है कि उनको और क्या होगा कि कई सारी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये क्या हो गया कि लैक्टोज मुक्त आहार। इसमें क्या होगा, जिन लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, दूध से प्रॉब्लम होती है या दूध को पचा नहीं पाते, दूध नहीं पचते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जानते हैं। लैक्टोज उनकी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, लैक्टोज उनकी क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जिनके शरीर में क्या होंगे कि जिनके शरीर में लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं होते, लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं होते, अगर वो उनकी बॉडी में जाता है तो डायरिया की, गैस की अनेक दिक्कतें होती हैं। तो डायरिया, गैस और भी पेट की कई सारी बीमारियां होती हैं। किसकी वजह से, लैक्टोज मुक्त आहार देना चाहिए किन रोगी को, जिसके अंदर क्या होता है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। वो क्या करते हैं कि लैक्टोज जो भी मतलब दूध डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या भी दूध से बने जो भी आहार होते हैं, जैसे दूध हो गए, छाछ हो गया और क्या कि दही हो गया, जो भी चीज़ होते हैं, छेना वगैरह हो गया, कोई भी मिठाई होगी, तो वो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति को ये आहार में नहीं लेना चाहिए या उनको नहीं दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, लैक्टोज मुक्त आहार। अब आगे देखते हैं कि आंतरायिक उपवास।
उपवास। ये क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्ट। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये क्या होता है? ये वज़न घटाने के लिए और जो चयापचय में जो डाइजेशन में दिक्कत होती है उनको ठीक करने के लिए ये किया जाता है। आजकल जो होता है इसको बहुत लोग कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि फास्ट रहते हैं, चाहे उसका एक मतलब अंतराल होता है, इतना टाइम के लिए वो मतलब इसमें वो खुद निर्धारित करते हैं कि इतने टाइम के लिए करिए या एक दिन के अंतराल पे करिए। तो इस तरीके से ये किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस टाइम जब ये होता है, कब? जब वो उपवास रखते हैं, जब वो फास्ट रहते हैं, तो उस समय बॉडी जो होते ही वो अपने शरीर मतलब वो खुद को क्या करती है? डिटॉक्स करती है। कब? कि उपवास के कंडीशन में जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन बॉडी क्या करती है कि खुद को डिटॉक्स करती है। तो इसीलिए देखिए कि कोई अगर व्रत रहता है तो उस दिन सोचता है कि कितनी सारी चीज़ें खा लें ना, और उन लोगों को क्या होती है? बहुत भूख लगती है। लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखो कि ये अपनी इससे क्या होती है? इससे उम्र भी बढ़ती है, उम्र भी बढ़ती है। इससे क्या होता है? अपना शरीर जो होता है वो स्वस्थ होता है, अपनी जो बॉडी होती है वो खुद को डिटॉक्स करती है। मतलब कई सारे फ़ायदे होते हैं, इससे आपके शरीर को आराम मिलता है। तो एक दिन का फास्ट होना ज़रूरी होता है कि वो रहना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया कि आंतरायिक उपवास हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें ये वज़न घटाने चयापचय की क्रिया, ये वज़न घटाने चयापचय, ये वज़न घटाने चयापचय क्रिया को स्वस्थ रखने और संभावित रूप से दीर्घायु के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित होता है? ये आयुर्वेद से संबंधित होता है। और क्या होता है कि फास्ट रहने से बॉडी, फास्ट रहने से बॉडी क्या करती है? बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्स होती, और जिससे क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाहर हो जाते हैं। कब? जिस दिन फास्ट रहते हैं उस दिन। और क्या होता है कि इसमें एक साइकिल होती है, इसमें इसकी क्या होती है? एक साइकिल होती है, एक साइकिल होती है। इसमें क्या होता है? इसमें 16 घंटे उपवास और 8 घंटे क्या होता है? आपको 8 घंटे तक मतलब आप 8 घंटे के बीच में कुछ खा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? एक दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोग एक दिन के अंतराल पे उपवास रखते हैं। मतलब ये उपवास करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। इसमें एक साइकिल होती है, उसी साइकिल के हिसाब से रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे वजन घटाने में मदद मिलती है और दीर्घायु के लिए होता है। तो हफ्ते में क्या होता है कि एक दिन का फास्ट होना ये ज़रूरी होता है।
तो क्या होता है कि ये 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे के बीच में आप कुछ खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप मतलब लोगों को हफ्ते में 1 दिन का उपवास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी जो होती है वो शरीर को खुद को डिटॉक्स करती है और इससे क्या होता है, इससे ये दीर्घायु के लिए भी मदद करती है। और क्या होगा कि वजन घटाने में, चयापचय की क्रिया को स्वस्थ बनाने के लिए, मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं। किसके लिए फास्ट रहना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, आंतरायिक उपवास हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि क्या हो गया, PKU यानी फेनिल कीटोन यूरिया, PKU ये क्या हो गया, आहार। इसमें क्या हो गया, फेनिल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है ये, एक कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। किसमें, जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्या होता है कि फिनाइल एलेलाइन, ये एक तरीके का एमिनो एसिड है। क्या है, फिनाइल एलेलाइन, ये क्या है, ये एक अमीनो एसिड है, एक तरीके का क्या है, अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड है जो क्या करता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया और फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक है, और ये किस वजह से होता है, मतलब ये क्या है, एक जेनेटिक है और ये फिनाइल एलेलाइन क्या है, अमीनो एसिड है। और ये किस वजह से होता है, फिनाइल एलेलाइन के ना टूटने की वजह से होता है। यह फिनाइल एलेलाइन के ना टूटने की वजह से होता है। और इसमें क्या करते हैं, बच्चों को लो प्रोटीन डाइट देते हैं। इसमें बच्चों को लो प्रोटीन डाइट देते हैं। तो ये क्या हो गया, PKU यानी फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बच्चों में ये होता है तो उनको क्या करते हैं कि लो प्रोटीन डाइट देते हैं। और ये फिनाइल एलेलाइन क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। इसके न टूटने की वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया एक मतलब ये जेनेटिक होते हैं, इनके न टूटने की वजह से ये होते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये इतना ही था यहाँ पर। और जितने आहार, इसमें काफ़ी हम लोगों ने आहार के बारे में देखा, कई प्रकार के आहार देखे, कौन कौन से, कि किसमें किस रोग में हम लोग क्या करेंगे कि वसा को बढ़ा देंगे, तो किसमें कम कर देंगे। और क्या सोडियम रिच डाइट के बारे में देखा। और क्या हमने देखा कि और मतलब कई प्रकार के आहार देखे, प्रोटीन रिच डाइट के बारे में देखे हम लोगों ने देखा। और क्या फास्ट रहने से क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इससे जुड़े 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का घटक नहीं है। में से कौन संतुलित आहार का
घटक नहीं है। तो कौन सा संतुलित आहार का घटक नहीं है? कार्बोज, वसा, विटामिन, शीतल पेय। कार्बोज हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, और क्या हो गया? शीतल पेय। ये 4 ऑप्शन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? चिकित्सीय आहार, चिकित्सीय आहार शब्द का तात्पर्य है, आहार शब्द का तात्पर्य है। कौन सा? इसमें देखते हैं, किसी चिकित्सीय आहार के लिए निर्धारित आहार क्या है? किसी चिकित्सीय उपचार के लिए निर्धारित आहार। तो क्या चिकित्सीय आहार का शब्द का तात्पर्य है? क्या ये सही है कि किसी चिकित्सीय उपचार के लिए, मतलब किसी उपचार के लिए जो आहार निर्धारित की जाती है, क्या ये सही है? और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि एथलीटों और बॉडी बिल्डरों के लिए डिजाइन किया गया आहार। एथलीटों और बॉडी बिल्डरों के लिए डिजाइन किया गया आहार। एथलीटों और बॉडी बिल्डरों के लिए डिजाइन किया गया आहार। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि क्या है कि वजन घटाने के लिए एक आहार योजना। वजन घटाने के लिए आहार योजना। समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि चिकित्सीय आहार शब्द का तात्पर्य है। हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा है, कौन सा संतुलित आहार के बारे में पढ़ा है। इसमें पूछा है कि घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है? कार्बोज भी है, वसा भी है, विटामिन है, और क्या नहीं है? शीतल पेय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सीय आहार शब्द का तात्पर्य है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी चिकित्सीय उपचार के लिए निर्धारित आहार। और क्या है? एथलीटों और बॉडी बिल्डरों के लिए डिजाइन किया गया आहार। क्या चिकित्सीय आहार का तात्पर्य ये है कि एथलीटों और जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके लिए डिजाइन किया जाता है, या जो किसी चिकित्सीय उपचार, किसी मतलब रोगी के उपचार के लिए जो आहार तैयार किया जाता है वो होता है वजन घटाने के लिए आहार योजना। मतलब वजन घटाने के लिए जो योजना बनाई जाती है आहार योजना, उसके लिए होता है समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार। तो क्या होता है? चिकित्सीय आहार किसके लिए होगा? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत
है। कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण और क्या है? वसा। तो कौन सा पोषक तत्व शरीर ऊर्जा की क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है ये कार्बोज जो है वो सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि कम सोडियम वाले आहार का उद्देश्य है। देखिए आज ही हम लोगों ने पढ़ा है सोडियम आहार के बारे में। तो कम सोडियम आहार अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है? कम सोडियम वाले आहार का उद्देश्य है। तो कम सोडियम वाले आहार का उद्देश्य है किसके लिए? रक्तचाप को बढ़ाने के लिए। पहला क्या है? रक्तचाप को बढ़ाने के लिए। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करने के लिए। और क्या है? द्रव प्रतिधारण को बढ़ावा देने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है कि भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया चौथा। ये चार ऑप्शन हैं। कम सोडियम वाले आहार किसको, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कम सोडियम वाला आहार किसको दिया जाएगा? क्या रक्तचाप को बढ़ाने के लिए सोडियम की मात्रा को कम कर दिया जाएगा? हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करने के लिए दिया जाएगा? या द्रव प्रतिधारण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा? भोजन में क्या है? स्वाद बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कम सोडियम किसको दिया जाएगा? हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों की क्लास यहीं तक थी और अब मिलते हैं कल। जो अलग कुछ चैप्टर के बाद मतलब अलग कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आहार के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ी है, इसमें से देखिए क्वेश्चन अब आने लगे हैं। पहले तो इतना नहीं आता था, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और एक दो बार इसको रिवाइज़ करेंगे, फिर से कई बार इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।